हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2011 का पेपर। 11 का पेपर डिस्कस करने से पहले जो है हमें एक छोटी सी स्टोरी सुननी होगी। स्टोरी ये है कि मैं अपने एक मित्र को जानता हूँ जिनके पास 4 से 5 जो है वो मास्टर्स हैं, और दिक्कत ये होती है कि वो एक भी मास्टर्स के बाद जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाया। आप कहेंगे कि मास्टर के बाद एलिजिबल कैसे नहीं? देखो, उनका रिसर्च के अंदर हाथ बहुत ज़्यादा तगड़ा है, मतलब बहुत अच्छी रिसर्च वो करते हैं। दूसरा जो है उनका वो पीएचडी के अंदर, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो पीएचडी कर चुके हैं, बट दे हैव नो यूजीसी नेट और जीआरएफ जो है। नेट जीआरएफ छोड़ो, नेट भी उनके पास जो है वो नहीं है। अब देखो नेट क्या होता है ना, जैसे मान के चलो कि आजकल श्राद्ध लगे हुए हैं, ठीक है। मरने के बाद जिस तरीके से जो है वो श्राद्ध जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे ही आपका क्रियाकर्म खत्म हुआ तो उसके बाद जो है वो श्राद्ध जो है उस इंसान का जो श्राद्ध हो जाता है तो वो कंप्लीट हो जाती है जर्नी, ठीक है। सेम जो है वो हमारे नेट के साथ है। अगर हम लोग जो है वो मास्टर करते हैं तो मास्टर्स के बाद जो है वो नेट होना उतना ही ज़रूरी है जितना मरने के बाद श्राद्ध होना ज़रूरी है। देखो स्टोरी थोड़ी अजीब है, बट सच में मतलब जो है पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति तब होती है, आपकी मास्टर सफल तब होती है जब आप जो है वो नेट क्वालिफाई करते हैं। और सिमिलरली जो है मरने के बाद जो है वो क्या मिलता है, मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब जो है बोलते हैं श्राद्ध हो जाए उसके पश्चात, ठीक है। देखो नेट करना जो है ना एक एक ये कला है। इसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी होती है, उनके पास एक पूरा स्टोर हो जाता है बुक्स का, पर अनफॉर्चुनेटली ना वो नेट नहीं कर पाते, या फिर जिनका नेट हो जा रहा है 4-4 5-5 बार, वो लोग जो है वो जीआरएफ नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अपने आप में क्या है, एक कला है, ये एक आर्ट है। अगर आपको आर्ट आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो है सीधे सिर्फ मेहनत से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ कि हम लोग जो हैं वो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर का हम जो जो भी हम मुझसे लोग जुड़ेंगे उनके लिए मैं अच्छा मेंटरशिप प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आज साथ में जो है आज ये वाला पेपर शुरू करते हैं। पेपर शुरू करने का जो मकसद है इन पेपर्स को करने का, वो उस टेक्निक को सीखना है। टेक्निक क्या होती है? टेक्निक होती है एक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड की समझ डेवलप करना। जो फिलोसफिकल पढ़ाई करते हैं, स्पेशली मास्टर्स के बाद पीएचडी चले जाते हैं, पीएचडी के बाद भी उनके पास नेट नहीं हो पाता है, तो नेट जो है वो एक बहुत बेसिक जो और असेंशियल जो है वो चीज़ है जो आगे टीचिंग के लिए बहुत नेसेसरी होती है, ठीक है। और नहीं भी करनी टीचिंग, फिर भी मास्टर को जस्टिफाई करने के लिए आपको जो है वो नेट की जानकारी होनी चाहिए। ये दिसंबर 2011 का पेपर है हमारे पास। दिसंबर 2011 में जो पेपर हुआ था उसमें हम लोग जो है वो पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। बोल रहा है कि पहला ही क्वेश्चन बोलता है कि सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी जो है थी। तो आपको पता है कि वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मिली है, वो मिले है पासे का खेल। मतलब जो है जो पासे, जो शतरंज के पासे होते हैं हमारे, जो जैसे आपने द्युत क्रीड़ा पढ़ी होगी महाभारत के अंदर, तो वही जो है पासे उस समय मिले हैं। पोलो, घुड़सवारी और रथ दौड़ का कोई साक्ष्य हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर देखने को नहीं मिलता है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो जैन धर्म के संस्थापक किस जनजाति से थे? तो ये ज्ञात्रिक जनजाति से थी, ऑप्शन ए इसका है। और साथ में हमें जो है इसकी ये जानकारी होना चाहिए कि 24th जो हमारे कौन थे संस्थापक, इसको मानते हैं हम लोग महावीर जैन को मानते हैं, ठीक है। तो महावीर जैन जो थे वो ज्ञात्री कुल से संबंधित थे। उनके पिताजी का जो नाम था वो सिद्धार्थ था और माताजी का नाम था त्रिशला। और महावीर को जो है हम लिच्छवी दोहित्र बोलते हैं क्योंकि इनकी माता जो है वो लिच्छवी कबीले से थी। अब इतिहास के अंदर बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज मिलेंगी आपको जो लिच्छवी कबीले से थी, तो इसका मतलब लिच्छवी कबीला बहुत पावरफुल कबीला था उस समय। और इसमें जो है आपको गुप्त काल के अंदर जो है
वो एक बहुत फेमस शासक जो है वो देखने को मिलते हैं, जो खुद को जो है लिच्छविदोहित्र बोलते हैं। तो उनका नाम जो है आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे सेंड करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो है इसी के अंदर ये बोला गया है कि जो महावीर जैन थे, इनका जो जन्म है वो कुंडग्राम के अंदर हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली के अंदर हुआ था। और जो है कब हुआ था? 599 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी आपके 527 ईस्वी के अंदर हुई थी, ठीक है। और इन्होंने जो है त्रिरत्न का सिद्धांत जैन धर्म का बहुत फेमस है। त्रिरत्न क्या होता? सत्य, विश्वास, सत्य जो है कार्य, और इसके अलावा जो है हम अगर बात करते हैं तो ये त्रिरत्नों की बात होती है, ओके। और इसके अलावा जो है बिंबिसार अजातशत्रु ने जो है इसको जो है वो संरक्षण प्रदान किया था। और अजातशत्रु की जो पुत्री थी चंदना, वो जो थी वो महावीर जैन की पहली भिक्षुणी बनने का गौरव उनको प्राप्त होता है। और तीसरे जो इसके जो हमारे 23rd जो संत रहे हैं, जो हम लोग मानते हैं कि 24 तीर्थंकर थे, और उसमें से 24वें जैन धर्म के महावीर जैन थे, और 23वें जो थे वो थे आपके पार्श्वनाथ जी थे, और फर्स्ट जो है वो ऋषभ देव जी को हम लोग जो है वो मानते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी जानकारी थी जो हमें होनी चाहिए जैन धर्म के बारे में। तो आपने जैन धर्म के बारे में प्रॉपर टॉपिक को कवर करना है। और थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन से हमें क्या बोला गया कि अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अशोककालीन जो शिलालेख थे वो शहबाज गढ़ी के अंदर जो है वो हमें क्या ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता हुआ देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो वो खरोष्टी लिपि का प्रयोग जो है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, खरोष्टी लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है। बाकी जो है सारनाथ को हो गया, धौली हो गया, ये सारे के सारे अभिलेख थे जो अशोक से ही संबंधित थे। धौली का जो अभिलेख है ये उड़ीसा के अंदर है, और ये कलिंग लड़ाई के बारे में हमें जो है वो साक्ष्य प्रदान करता है। उसी तरीके सारनाथ का अभिलेख है, इसके बारे में भी आपको पढ़ करके जाना। और स्पेशली जो अभिलेख अशोक के हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल था, जो नवपाषाण युग के लोग थे उनके जो आवास बने हुए थे वो क्वार्टजाइट शैल के बने हुए थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिलता है? तो ये अग्नि उपासना का जो साक्ष्य हमें मिलता है ये लोथल के अंदर हमें देखने को मिलता है। हस्तिनापुर, कौशाम्बी, आलमगीरपुर, इनके बारे में भी आपको हड़प्पाकालीन जितने स्थल है ना, और स्पेशली जो स्थल जो है पाकिस्तान के अंदर है, जो हिमाचल के अंदर, हिमाचल नहीं सॉरी पंजाब के अंदर रोपड़ है, या फिर जो है हरियाणा के अंदर बनावली है, राजस्थान में है, और कालीबंगर, वो सारे के सारे स्थल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हड़प्पा सभ्यता से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो हड़प्पा सभ्यता को जितना विस्तार पूर्वक आप लोग जो है वो स्मार्टली पढ़ सकते हैं उतना पढ़ो। अदरवाइज जो है हड़प्पा सभ्यता के ऊपर आपको पूरी की पूरी बड़ी बड़ी 3-4 बुक्स मिल जाएंगी, दर्जनों बुक्स मिल जाएंगी, उनको नहीं फॉलो करना है, वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम के अंदर आता है, ओके। तो फिर जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष हुई थी? तो ये स्थापना जो है वो 1910 के अंदर हुई थी। तो कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे भी आ जाते हैं आपके, तो इनको भी जो है आपने लेकर के चलना है, करने हैं साथ में, ओके। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, चशनामा सिंध इतिहास है और मूल रूप से जो है ये कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया? तो ये अरबी भाषा के अंदर जो है वो लिखा गया था। कौन सी भाषा के अंदर? अरबी भाषा के अंदर जो है चशनामा को लिखा गया था। तो चशनामा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो रचना है ये अली बी की कृति है। अली बी जो है उन्होंने इसको लिखा है, किसका नाम है? अली बी, इन्होंने चशनामा को लिखा है। हामिद बी अबी बकर, उनका अबी बकर कुकी उनका पूरा नाम है। हामिद बी अबी बकर कुकी जो है उनका पूरा नाम है। ये बेसिकली हमें सिंध के बारे में जानकारी देती है। तो 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसमें जो है
वो ये दिया गया था, ग्रंथ दिया गया था, साथ में जो है ये दिया गया था कि वो मिलान करना है कौन से क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। सोचो 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, फिर 2000 जो है 19 के अंदर जाकर के रिपीट हुआ, तो आप नहीं अंदाजा लगा सकते कहाँ पे पड़ा हुआ आपका आगे काम आएगा। तो वहां पे दूसरा जो बुक था मिलाने के लिए, रियाज उस सलातीन जो है, रियाज उस सलातीन जो है ये मिलाने को दिया गया था। और इसमें जो वर्णन किया गया था वो बंगाल का किया गया था। गुलाम हुसैन जैदपुरी जो है उन्होंने ये लिखा था, और वो भाषा थी फारसी, ठीक है, फारसी भाषा में वो लिखा गया था। उसी प्रकार मीराते अहमदी जो है वो एक और जो ग्रंथ है वो लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ? मीराते अहमदी। तो ये लिखने वाले थे अली मोहम्मद खान, इन्होंने इसको लिखा था। और गुजरात की फारसी जो गुजरात के बारे में लिखा था, और भाषा थी उसकी फारसी। किसकी बात हो रही है? मीराते अहमदी। कौन सी? मीराते अहमदी की बात हो रही है, मीरात ए अहमदी। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। किसने लिखा था? अली मोहम्मद खान ने गुजरात के बारे में लिखा था, और भाषा थी आपकी फारसी भाषा, ठीक है। नुक्सा ए दिलकुशा जो है बुक्स उसी पेपर के अंदर ये पूछी गई थी, तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नुक्सा ए दिलकुशा लिखने वाले जो भाई साहब हैं उनका नाम था भीमसेन, और वो जो है उसमें हमें क्या वर्णन देखने को मिलता है, किसके बारे में उन्होंने ये चीज़ लिखी थी, तो उसके बारे में भी आपको ये जानकारी जो है वो रखनी है। दक्कन के बारे में लिखा गया था, ठीक है। और अमीर खुसरो जो है, इसके अलावा जैन धर्म जो हमारा कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी का पानी पीते थे? तो स्पेशली वो पानी मंगवाते थे, कौन सी नदी का पानी मंगवाते थे? तो वो मंगवाते थे आपका गंगा नदी का पानी, वो मंगवा करके पीते थे। गंगा को देखो आज जो है हम लोगों ने कितना नैरो कर दिया अपने कंसेप्ट को लेकर के, कि मुस्लिम जो है ऐसा नहीं कर सकते या फिर वहाँ पे नहीं जा सकते। तो जब वो शासक थे तो उन लोगों ने जो है इतनी सौहार्दपूर्ण नीति अपनाई थी कि गंगा नदी का पानी मंगवा करके एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर सम्राट जो थे, कौन से? मुगल साम्राज्य के, तो वो भी मंगवा करके पानी पीते थे। कहाँ का? गंगा नदी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं अमीर खुसरो की, तो उन्होंने जो है कौन से वाद्य यंत्र का जो है आविष्कार किया था? तबला और सितार का, दोनों का आविष्कार जो है इनके द्वारा किया गया था। अगर मैं अमीर खुसरो की बात करूं तो अमीर खुसरो जो है वो अपने समय के बहुत फेमस जो है वो पोइट रहे हैं, या फिर उनकी रचनाओं को हम ऐतिहासिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने जितनी रचनाएं लिखी है वो जो है सिर्फ दरबारी कवि थे, और उनको खुश करने के लिए उस तरीके की रचनाएं लिखी है उन्होंने। पर फिर भी हम गाए बगाए उनकी जो है रचनाओं के अंदर देखते हैं कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में, राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक लिखा है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो है ये 1253 से लेकर के जो है 1325 ईस्वी तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 7 सल्तनत सुल्तानों के साथ जो है वो कार्य किया, उनके दरबार में ये रहे। उनके नाम जो है कभी पूछे जा सकते हैं। पहला बलवन है, दूसरा मोहम्मद कैकुबाद है, जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, मुबारक शाह है, और मुबारक शाह खिलजी, और गयासुद्दीन तुगलक जो है वो उनके दरबार में इन्होंने काम किया था। चौथा, कभी कभी इससे पूछा जाता कि ये किसके शिष्य थे, तो ये शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। और फिर इनकी रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा बनते हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी रचनाओं से जो है इनके वो बनाए जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पहली रचना जो है हस्तबिस्त इन्होंने लिखी थी। हस्तबिस्त की रचना जो है इन्होंने की थी, हस्त और विस्त जो है इनकी रचना इनके द्वारा की गई, हस्तबिस्त की। ये बेसिकली कविता है और निजामुद्दीन औलिया के बारे में हमें बताती है, उसको जो है वो इन्होंने समर्पित करी थी। दूसरा है मतला उल अनवर जो है इनकी कृति है, मतला उल जो है अनवर, ये महिला संबंधी सोशल जो नॉर्म्स थे उनके बारे में हमें जानकारी देती है, मतला उल अनवर, ठीक है। उसके पश्चात हम जो है तारीख अल्लाई की अगर बात करते हैं, तारीख अल्लाई, इसको हम खज़ैन उल फतूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खज़ैन उल फतूह।
इसको हम खज़ैन उल फतूह भी बोलते हैं। और ये जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिणी अभियान था उसके बारे में हमें जो है ये जानकारी देती है। फिर चौथा इसका जो कृति है वो है नूहसपिहिर जो है, ये कृति हमें देखने को मिलती है। कौन सी? नूहसपिहिर जो है ये कृति हमें देखने को मिलती है। और इसमें उन्होंने क्या कहा था कि 9 स्वर्ग के बारे में बताया गया था, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को समर्पित की थी। तो मैंने कहा कि एक जो है दरबारी कवि थे, तो मोस्टली इनकी कृतियां जो है वो उन्हीं सुल्तानों के बारे में हैं। चौथा है किरान उस सादेन, पांचवा किरान उस सादेन जो है बुगारा खान और कैकुबाल का मिलन जो है वो दर्शाती है हमें। कौन सी? किरान उस सादेन जो, ठीक है, ये कृति है इनकी। और ये बुगारा खान और कैकुबाद के मिलन का वर्णन करती है। मिफ्ता उल फतूह एक अन्य रचना इनकी है। कौन सी? मिफ्ता उल फतूह जो है ये इनकी अलग रचना है। जलालुद्दीन खिलजी का जो सैन्य अभियान था उसके बारे में ये हमें जानकारी प्रदान करती है, मिफ्ता उल फतूह। तो ये हमें जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान के बारे में बताती है। आशिका करके इन्होंने एक जो है और कृति लिखी है, और कृति जो है इनकी है, ये गुजरात के राजकरण थे, उनकी पुत्री का नाम देवल रानी था। उनके और खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र थे खिजर खां, उनकी प्रेम कथा का वर्णन किसमें है? आशिका में है। तो ये आशिका भी इनकी ही कृति है। कौन सी? आशिका। आशिका जो है वो अमीर खुसरो की कृति है। तो अमीर खुसरो से अकेले इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर बुक फॉलो करेंगे तो इतनी सारी गहन इंफॉर्मेशन आपको उसमें जो है वो नहीं दी जाती है। इसलिए कहता हूं कि जब भी आप जो है वो स्टडी करो तो कुछ इस तरीके से करो कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो क्या हो जाए? कवर हो जाए, ठीक है। अब जो है तुगलकनामा की रचना भी इन्होंने की थी। तुगलकनामा के अंदर उन्होंने खुसरो और जो है खुसरो के बारे में बताया था। गयासुद्दीन तुगलक के जो है विजय का खुसरो के विरुद्ध, खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की जो है विजय के बारे में वर्णन किया गया था। तो इस तरीके से हमारे इतने सारे क्वेश्चन अकेले अमीर खुसरो से प्रिपेयर होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेरी गारंटी है कि आपको इस बार नेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ और नहीं तो जितनी वीडियोस आपको आती है वो सारी की सारी लगानी है, ओके। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 10 की मैं अगर बात करता हूं तो ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे? तो ये लाए गए थे जो है मकराना से लाए गए थे, मकरान से लाए गए थे। तो ये पत्थर मकरान से आए थे। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। किसकी याद में बनाया था? अपनी पत्नी की याद में बनाया था। कितने बच्चे थे उनके? वो सारी चीजें आपको बेसिक जानकारी शाहजहां के बारे में भी होनी चाहिए। ये नहीं कि ताजमहल से आया, क्वेश्चन किया, क्वेश्चन खत्म हो गया। हामिद लाहौरी जो है जिन्होंने ये बनाया था, मतलब सो सारी चीजें जो आप कर सकते हैं वो इस एक क्वेश्चन से जो है वो आपको कवर करनी है। वीडियो लंबा हो सकता है पर मुझे गारंटी है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप पूरे दिन में जितना नहीं पढ़ पाएंगे उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको एक वीडियो से प्राप्त हो सकती है। तो ये बेसिकली हमारी एक रिसर्च का नमूना होता है। एक्चुअली में जब हम लोग कोई वीडियो शूट करते हैं तो 1 घंटे की वीडियो के लिए 5 घंटे की मेहनत जो है वो मिनिमम होती है, पूरा दिन भी लग जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करनी है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? आपको पता है कि जो आपको पता है कि पानीपत के युद्ध के पश्चात ही जो है मुगल साम्राज्य की नींव यहाँ पड़ती है। बाबर के मध्य हुआ था। बाबर ने किससे युद्ध किया था? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा जरूर, ठीक है। और 1526 के अंदर अगर ये होता है, कब? 1526 के अंदर अगर हमें ये युद्ध देखने को मिलता है। फिर जो है हल्दी घाटी का युद्ध राणा सांगा और जो है अकबर के बीच में होता है। अकबर खुद नहीं लड़ता है, उसके जो मानसिंह जो सेनापति होते हैं वो लड़ते हैं। वो खुद राजपूत थे, राजपूत के बीच में युद्ध होता है। पर इसमें अनफॉर्चुनेटली जो है राणा सांगा की हार होती है और उनको जो है वो निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि प्रॉपरली तो वो विवादित विषय है, प्रॉपर तरीके से वो हारे नहीं थे। उसके पश्चात फिर युद्ध हुए। तो ये राणा सांगा के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी के अंदर। ये युद्ध हमें देखने को मिलता है 1576। फिर जो है बक्सर का वार होता है। आपको पता है बक्सर का युद्ध किसके बीच में होता है? बक्सर का युद्ध जो है
ये हुआ था आपका बंगाल के नवाब थे और अवध के नवाब थे, उनके बंगाल के नवाब, अवध के शुजाउद्दौला, बंगाल के मीर कासिम और मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, जो अवध के शुजाउद्दौला के पास जो रह रहे थे उस समय। तो वो लोग जो है 3 लोग मिल करके ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो मोर्चाबंदी करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो इसमें हार जाते हैं। तो ये कब हुआ था? ये 64 के अंदर हुआ था, 1764 के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। अगर आपको अकेला 1764 आता है ना, तब भी आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 1658 के अंदर जो है धर्मत का युद्ध हमें देखने को मिलता है। धर्मत का जो युद्ध था, जब जो है शाहजहां मर जाते हैं या फिर उनको कैद कर लिया जाता है, तो औरंगजेब जो है अपने भाइयों के साथ लड़ता है। तो दारा शिकोह वर्सेस जो है औरंगजेब का ये युद्ध होता है। 1658 के अंदर ये युद्ध हमें देखने को मिलता है। कब? 1658 के अंदर ये युद्ध देखने को मिलता है। तो इसी से जो है हमें जानकारी होती है कि औरंगजेब युद्ध जीत जाते हैं और दारा शिकोह हार जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी व्यवस्था कंप्लीट हुई और इसका जो सही आंसर बनता है वो ये बनता है। आपको जो है वो जजाऊ का युद्ध जो है वो भी पता होना चाहिए। वो 17 जून 1707 के अंदर हुआ था। ये युद्ध हुआ था आपका औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए हुआ था। ठीक है, जजाऊ का युद्ध, यमुना के किनारे ये युद्ध हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको लेकर के चलनी है। इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा अंतिम मकसद नहीं है। हमारा मकसद होता है कि अगले पेपर की तैयारी करना और किस तरीके की अलग अलग डायमेंशंस क्वेश्चन की हो सकती है उसके बारे में हमें जो है वो जानकारी हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने जो है सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो वो विरोध किया था आपका अकबर ने। अकबर के बारे में जो है आपको पता है सारी चीजें, मैं बताता हूँ। पुलकेशिन द्वितीय, तो 609 से लेकर 642 तक जो है पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल रहता है। बतापी के चालुक्यों में से फेमस था ये, क्या नाम था इसका? पुलकेशिन द्वितीय। इनकी जो है विजय के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन्होंने कौन कौन सी जो है वो विजय हासिल जो है वो करी थी। तो उसके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। फिर जो है अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय है तुल्य वंश से, ये विजयनगर साम्राज्य की तुल्य वंश से बिलोंग करते थे। तो इसके बारे में भी आपको बेहतर जानकारी जो है वो होनी चाहिए। जमोरिन जो है उन्होंने क्या किया था? वास्को डी गामा जो है उनका स्वागत किया था। कालीकट के शासक थे जमोरिन जो है। आपको ये जो है सारे डायमेंशंस लेकर के चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी कर सकता था? आपको पता है कि मुगल सम्राट ने दस्तक जारी करने का अधिकार किसको दिया था? तो वो दिया था ब्रिटिश गवर्नर को। और वो कौन कर सकता? फोर्ट विलियम का जो गवर्नर था वो इसको दस्तक को जारी कर सकता था। यही जो है बंगाल के डिस्प्यूट का बाद में कारण बनता है, युद्ध का कारण बनता है। जब प्लासी की लड़ाई होती है, बक्सर बार होती है, तो ये मेन कॉज उस समय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्रीय रियायतें किसे प्रदान की थी? तो वो की थी उन्होंने फ्रांसीसियों को। पुर्तगीज कब आए, डच कब आए, अंग्रेज कब आए, कौन कौन से युद्ध हुए, ये सारी जानकारी आपको जो है वो इसमें पढ़नी होती है। मैं करवाने लगूंगा तो एक ही क्वेश्चन जो है वो 1 घंटे का लेक्चर बना सकता है, पर हमें जो है वो आज ये पूरा करना है। ठीक है, तो ये डायमेंशंस बताना मेरा जो है मेन कर्तव्य है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयत बाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? आपको पता है ये थॉमस मुनरो थे। थॉमस मुनरो ने जो है ये प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये रैयत बाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी और इसके अंदर क्या क्या चीजें रही है, इसके बारे में जो है आपको बेसिक जानकारी जो है वो पूरी करनी है। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में सारी की सारी भूमि व्यवस्था के बारे में बताया था कि भूमि बंदोबस्त की क्या क्या व्यवस्थाएं थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैनकॉफ जो है वो किसकी कृति है या फिर किसकी आत्मकथा है? वो एडोल्फ हिटलर की है। मुसोलिनी का संबंध इटली से था। जनरल फ्रैंको, ऑटो वन बिस्मार्क जो है वो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। किस तरीके से वर्ल्ड वार के लिए ये पर्सनैलिटीज रिस्पॉन्सिबल थी, ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी हिस्ट्री के अंदर जो है वो पढ़ने को मिलेगा।
तो ये भी आपको लेकर के चलना, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का भी फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि महाभारत उठा के पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा क्या है, महालनोबिस मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल जो था वो किससे संबंधित था, तो वो संबंधित था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ जो है, और ये हमने यूएसएसआर से ली थी, ठीक है। और अब जो है हमें अभिकथन और कारक वाले जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 18 क्वेश्चन जो है क्या बोलता है, प्रारंभिक आर्य आदिवासी सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न थे। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन जो अभिकथन है, विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच में संघर्ष दृष्टिगोचर होता है, तो ये सच में बिल्कुल जो है आपस में वो लड़ते रहते थे। तो ये जो है इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो डी हो जाता है कोड के अंदर। फिर हमें जो है क्वेश्चन नंबर 19 देखना है। 19 के अंदर भी वही चीज है, भारत रोम व्यापार संबंध तीसरी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व जो है, ईसा पश्चात जो है कमी आई। तो ये जो है इसका आंसर ये बिल्कुल अभिकथन सही है। ब्राह्मणत्व के बढ़ते हुए प्रभुत्व ने जो है समुद्री यात्रा को प्रतिबंधित बना दिया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पुराणों में क्या बोला गया था, ग्रंथों में क्या बोला था कि पानी पार करना जो है वो अपने धर्म से अलग होने जितना है। तो ये प्रथा जो है हमारे व्यापार को प्रतिघात करती है। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो क्या हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलना है। 20 क्या बोलता है, फिर से अभिकथन और कारक है। कारण है, भारत की उत्तरी परिसीमा पर हिमालय स्थित है तथा इसकी दक्षिणी पूर्वी एवं पश्चिमी परिसीमा मुक्त सागर से घिरी हुई है। तो ये कथन जो है वो सही है। और इसका जो कारण है, इस प्रकार भारत दुनिया के अन्य भागों से कट गया, बिल्कुल नहीं कटा था भाई साहब। भारत के हमेशा व्यापारिक संबंध रहे थे। एक तो हम ऊपर ही क्वेश्चन पढ़ करके आए हैं, और उसके अलावा आपको पता है बहुत सारी बार की जो है जनजातियों ने और जो है बहुत सारे जो है लोगों ने भारत पे आक्रमण किया, साम्राज्यों ने आक्रमण किया है। तो ये जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमें जो है क्या करना है कि ए सही है तथा आर गलत है, ऐसा कहाँ पे लिखा गया है, ऐसा ए में लिखा गया है। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था, बिल्कुल सही है, उसने शादियां भी करी थी। जोधाबाई कौन थी, राजपूत थी, ठीक है। मानसिंह कौन था, राजपूत था। कारण टोडरमल कौन था, राजपूत था। और कारण क्या है कि मुगलों के मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने से अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध भारत में स्थापित करना आवश्यक हो गया था, ये बिल्कुल सही है। अकबर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सही है, तो इसका भी जो है आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अब हमें जो है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करनी है। यहाँ पे भी वही चीज है, अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में से थी। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है क्या बोला गया है, दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र है तथा निर्यात बंदरगाह अकबर के साम्राज्य के भाग नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों जो है वो सही हो जाते हैं। तो आपका आंसर जो है वो बी सही हो जाता है। तो ये जो है आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगा करके देख सकते हैं आप लोग, ओके। 23 जो है वो भी फिर से यही अभिकथन वाला है, पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की। क्या बोलता है कि पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की जो पहल जो थी वो करी थी। तो ये जो है वो सही हो जाता है। पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। आपको पता उन्होंने कि ब्लू जो है उसकी क्या कार्टेज की जो है वो नीति चलाई थी। क्या करते थे वो लोग, समुद्र के ऊपर अधिकार कर लेते थे और जो है कर भी लेते थे समुद्र में। अगर जो है आपको व्यापारिक जहाज लेकर के जाने हैं तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। तो इस तरीके नहीं, बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 24 देखना है। 24 में क्या कहा गया है कि जो
अभिकथन वाला ये भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका, पाश्चात्य शिक्षा की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिल्कुल सही है। जब हमारे लोग फॉरेन में गए, पढ़ाई लिखाई की, वापिस आए तो उन्होंने पढ़ा कि फॉरेन के अंदर जो है, यूरोप के अंदर किस तरीके की मानवतावादी व्यवस्था है और यहाँ पे जो है अंग्रेज किस तरीके के उनका शोषण कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया था, ये लोग लेकर के चले थे एक जो है बुद्धिजीवी सोच को, और उसी का परिणाम था कि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना का जो है विकास होता है। पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए सहायक एक समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन किया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अन्न औद्योगिकीकरण स्थान तथा समयावधि दोनों में ही एक समान नहीं था। बिल्कुल जो है वो समान नहीं था। हस्तशिल्प उत्पाद एक विशेष पैटर्न से समरूपता नहीं रखते थे। तो ये आंसर जो है वो भी बिल्कुल जो है वो सही है। तो ये आपका आंसर जो है वो बी हो जाता है, परंतु ये एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपको 26 देखना है कि नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, बिल्कुल अभिकथन और कारण दिए गए हैं। सन 1947 के विभाजन के फलस्वरूप आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ था। बिल्कुल हुआ था। आपको पता है कि आप कुलदीप नैयर को पढ़ेंगे तो आप जो है वो उनको देखेंगे किस तरीके की विवश जो है वो हमें विवशता देखने को मिलती है। फिर इसका जो बोला गया कि सन 1947 का विभाजन जो अविचारित, बिल्कुल विचार नहीं किया गया था, विवेकहीन था, सच में विवेकहीन था। तो ये दोनों जो है वो सही है और इसका आंसर हो जाता है इस तरीके से हमारा बी। ठीक है, तो आपको ना अपनी समझ से भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है उस स्तर का तब भी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युग आपको पता है, इनको आपने कालानुक्रम अनुसार जो है वो स्थापित करना है। तो पहले आपको अगर पता होगा तो पाषाण युग आता है। पाषाण युग के बाद आपको क्या देखने को मिलता था, ताम्रपाषाण युग देखने को मिलता है। उसके पश्चात आपको कांस्य युग देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग ही तो था। उसके बाद जब आप लोग जो है वो दूसरे उसमें आ जाते हैं तो लौह युग देखने को मिलता है। तो लौह युग कौन सा था, जब हमारा द्वितीय नगरीकरण जो है भारत के अंदर आरंभ होता है। तो महाजनपद काल के अंदर जो है इसको हम लौह युग के अंदर भी जो है संज्ञा देते हैं। जो है ये आपको जानकारी जो है सारी होनी चाहिए। तो इस तरीके की अगर मोटा माटी भी जानकारी है तब भी आप इसके बारे में जो है वो बेहतर तरीके से आंसर को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो 28 क्वेश्चन जो है, 28 क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई साहब, यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दी गई कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमें क्या करना है कि इनके जो है वो कोट वाइज इनको लगाना है। पहला क्या गया कि रोमन, शक, प्रतिहार, ग्रीक, मतलब इनकी सबसे पुराना क्या है, हमें पता है रोमन सभ्यता सबसे पुरानी थी। उसके पश्चात ग्रीक आए, उसके पश्चात शक आए और प्रतिहार जो है वो सबसे लास्ट में डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आपको जो है वो इस तरीके से कॉमन सेंस का यूज करके भी क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। ठीक है, 29 क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित देवताओं को ऋग्वैदिक कालीन जो है वो समाज में उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये व्यवस्थित करने हैं। तो इनका जो महत्व था आपको पता, सबसे ज्यादा महत्व था इंद्र देव का। ठीक है, उसके पश्चात जो है वो अग्नि का महत्व सबसे ज्यादा था। उसके पश्चात जो है वायु का प्रतिनिधित्व, वरुण देव का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था और लास्ट में आते हैं आपके मरुद जो है वो इनका आता है। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो इसका कोट में जो है बी हो जाता है। ठीक है, उसके पश्चात 30 है, निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भारत आगमन में जो है व्यवस्थित अगर हम लोग करते हैं तो आपको जो है सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग किसके जो है कार्यकाल के अंदर आया था, ये एक चीनी यात्री था। 602 के अंदर आया और 664 के अंदर जो है लगभग वापस आता है और हर्षवर्धन के कार्यकाल के अंदर ये आता है। तो पहला तो हो गया हमारा ये। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि दूसरे कौन से यात्री आए थे, इब्न बतूता आए थे। कहाँ के थे, मोरक्को के रहने वाले थे। लिखा क्या है, रेहला नामक व्यवस्था जो है पुस्तक लिखी है, यात्रा वृत्तांत लिखा है। कब आया, 1304 से 1359 के बीच में आया है। 1304 और 369 के बीच में ये आया था
तो ये किसके कार्यकाल में आया है? ये एमबीटी के कार्यकाल में आया है। एमबीटी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को हम बोलते हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म भी बनानी पड़ेगी भाई साहब, इतने लंबे नाम याद नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो आता है वो आते हैं आपके फ्रांसवा वर्नियर आते हैं। यहाँ से वर्नियर दिया है, उनका पूरा नाम फ्रांसवा वर्नियर है। 1620 से 1688 के बीच में ये रहते हैं। 1620 1688 के बीच में ये रहते हैं और 12 वर्षों तक भारत में जो है ये रहे थे। ये पूरा कार्यकाल है उनका, पर 12 वर्ष उन्होंने भारत में निकाले। किसके थे ये रिलेटेड? तो ये रिलेटेड थे चिकित्सक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में दारा शिकोह से रिलेटेड थे, ठीक है। इन्होंने इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। पुस्तक कौन सी थी? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इन्होंने जो है वो बुक लिखी है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक जानकारी नहीं, मतलब थोड़ी सी एडवांस जानकारी रखनी है भाई साहब, बेसिक नहीं है ये, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आप लोग निकालेंगे, विलियम जो होजेस है ये उसके पश्चात आए थे लास्ट नंबर पे। आप 3 करके अगर लगाओगे, 3 2 1 और 4, 3 2 1 और 3 2 1 और 4 यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर है, तो आप इसका आंसर ए लगाएंगे। 31 जो आपका क्वेश्चन है, 31 में क्या बोला गया है? इसमें पूछा गया है कि भक्ति संतों के बारे में बोला गया। भक्ति संतों से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, उन्होंने जो है किस तरीके के भारतीय जो है धार्मिक सुधार किए भारतीय धर्मों के अंदर, और स्पेशली हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे सुधार इन्होंने किए। बट हम लोग जो है सूफी मूवमेंट को भी भक्ति मूवमेंट का हिस्सा मानते हैं, तो उन्होंने मुस्लिम धर्म के अंदर भी सुधारवादी आंदोलन चलाए थे। तो आपको इसके बारे में पढ़ करके जाना है। भक्ति मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। है क्या यहाँ पे बोला गया? कालानुक्रम अनुसार जो है वो स्थापित करना है आपको इनको। तो यहाँ पूछा क्या गया है आपसे? चैतन्य महाप्रभु है, ये बंगाल से बिलोंग करते थे। रामानुजाचार्य है, फिर तुकाराम महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, नामदेव महाराष्ट्र ही थे। तो इसके बारे में जो है आपको जानकारी होना चाहिए। 1486 के अंदर जो है वो ये आते हैं, क्या नाम है इनका? चैतन्य महाप्रभु। फिर जो है 1017 ईस्वी के अंदर जो है वो रामानुजाचार्य का कार्यकाल देखने को मिलता है। तुकाराम जो है वो 17वीं शताब्दी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और नामदेव 1270 के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है वो 2 4 1 और 3 जो है वो इसका मिलाना है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो इस तरीके की जो है वो आपको जानकारी होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु की अगर मैं बात करूं तो वो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। किसके? अलाउद्दीन अहमद हुसैन शाह के समकालीन थे। इन्होंने ये वैदिक आध्यात्मिक नेता थे, और इन्होंने गौड़ीय वैष्णववाद की बात करी। किसकी? गौड़ीय वैष्णववाद की। 1534 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हरे कृष्णा अगर हम लोग ये जाप करते हैं तो ये किसने दिया था? ये दिया था कृष्ण भक्ति का जो नारा है, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया था। तो ये भक्ति मूवमेंट से ही रिलेटेड है, ये हरे कृष्णा का मंत्र जाप प्रचलित किया था इन्होंने, ठीक है। रामानुजाचार्य जो है ये तमिलनाडु के अंदर जो है इनका जन्म होता है। फिर इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किया था। किसका? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद की जो है बात करी, तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है उसमें उन्होंने जो है शंकराचार्य के द्वैतवाद को, अद्वैतवाद के सिद्धांत को चैलेंज किया था, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए, ठीक है, ताकि आप इस तरीके से क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी जो है वो देखने को मिलेगी। तुकाराम बहुत फेमस थे, इसके बारे में पढ़ करके जाना है। बरकरी समुदाय और नामदेव के बारे में भी आपको जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे अगर हम लोग आए तो क्या बोला है? 32 के अंदर शिवाजी से संबंधित घटनाओं की बात की गई। आपको पता शिवाजी जो है मराठा लीडर थे। उन्होंने जो है वो एक मराठा साम्राज्य की जो है वो एक जो आपके मुगल थे उनके खिलाफ बहुत लंबा स्ट्रगल लड़ा और मराठों को एकत्रित किया और गुरिल्ला युद्ध नीति का संचालन किया, और बहुत बहुत स्ट्रगल रहा है इनका, शिवाजी का। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्या है कि पुरंदर की जो संधि होती है वो 1665 के अंदर होती है। कब होती है? 1665 के अंदर देखने को मिलती है। सूरत की पहली लूट जो है 1664 के अंदर हमें देखने को मिलती है।
फिर जो है जो शिवाजी का राज्याभिषेक है वो 1674 के अंदर हमें देखने को मिलता है। और जो है आगरा का जो आगमन है उस शिवाजी का, ये जो है 1674 के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसको जब आप जो है वो सीक्वेंस वाइज लगाते हैं, 2 1 4 3 का जो है सीक्वेंस बनेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही बन जाता है, कोट ए के अंदर। अब आपको 33 क्वेश्चन करना है। क्या बोला गया यहाँ पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है ये हुई थी 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के अंदर जो हुई थी। आपको 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप क्लियर हैं अपने थॉट प्रोसेस को लेकर के तो, ठीक है। अब आपको 34 क्वेश्चन पढ़ना है। क्या बोला गया है? निम्नलिखित वायसरायों को कालानुक्रम जो है वो स्थापित करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी है? ये है आपके नॉर्थ ब्रुक। ये 1800 जो है 72 में जो है हमें देखने को मिलते हैं। 1872 से 76 इनका कार्यकाल रहा है। डफरिन आपको पता है कांग्रेस की स्थापना इनके कार्यकाल के अंदर हुई थी। 1886 के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। और इन्होंने जो है वो बोला था कि कांग्रेस जो है अपनी अंतिम सांस से, मतलब कोर्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या बोला गया था, ठीक है। तो लिटन जो है, ये लिटन के बारे में हमें बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती है। इन्होंने जो है वो क्या लाया था? हथियारों के रिलेटेड जो एक्ट लाया था, फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था। तो इस तरीके से इनके बहुत सारे विवादित डिसीजन थे जो उस समय रहे, ठीक है। तो लिटन के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये 82 तक रहते हैं आपके लिटन भाई साहब जो है। 1800 जो है कितने से 1878 से लेकर के 82 तक रहते हैं। और सबसे विवादित जो रहा था वो था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसके बारे में आपको जो है वो पढ़ना है। हर बार क्वेश्चन आता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था, किसने जो है वो रातों रात अपना एडिशन इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश कर लिया था, बांग्ला से इंग्लिश कर लिया था, ठीक है। तो वो सारी जानकारी यहाँ से पूछी जाती है। मेयो जो है, मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर के जो है 1872 तक रहा था। ये अभी आपको एचएस के अंदर भी आए थे, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी जो है ये क्वेश्चंस जो है इनको घुमा फिरा के पूछा गया था जो वायसराय से रिलेटेड थे, ठीक है। अब हमें जो है रिपन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जो पाप इसने किए थे भाई साहब लिटन ने, उनको धोने का काम किया रिपन ने। रिपन का जो कार्यकाल था वो 1882 के अंदर स्टार्ट होता है। सबसे पहला काम ये जो है वो आर्म एक्ट जो था उसको भी थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं। प्रेस का जो एक्ट था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, उसको जो है वो हटाते हैं। तो ये जो है वो थोड़े से लिबरेटर साबित होते हैं। और इस तरीके से हमारी जो व्यवस्था है वो 4 1 3 5 2 बन जाती है। तो इसके बारे में आपको बेहतर जानकारी जो है वो रखनी है। आपको गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल जो है क्रियाकलाप जो है वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोला है? कौन से युद्ध हुए थे? तो पर प्रथम बर्मा युद्ध जो है, अंगल बर्मा युद्ध, ये हुआ था 1824 के अंदर आपका देखने को मिलता है। आपको प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये आपको 1839 से लेकर के जो है 1842 तक देखने को मिलता है। फिर जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये आपको 1700 कब देखने को मिलता है? 1775 के बीच में देखने को मिलता है। 75 से लेकर के 82 तक ये चला था, ठीक है। सप्तवर्षीय बोलते हैं हम इसको। तो 82 तक ये चला था। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है देखने को मिलता है हमें 1882 के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है इसकी जो व्यवस्था है वो बी हो जाती है। और उस समय गवर्नर कौन थे, उन्होंने जो है ये युद्ध के डिसीजन क्यों लिए, तो इसको जो है आपको विस्तार पूर्वक इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको पढ़ना है, ताकि आपको जानकारी हो बेसिक कि इनका मकसद क्या है, ठीक है। 36 क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्या बोला गया है? 36 क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1851 के अंदर होती है। कब होती है? 1851 के अंदर हमें देखने को मिलती है। किसने करी थी? कोलकाता के अंदर करी थी। किसने करी थी? राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर ने करी। किसने? राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इसकी स्थापना करते हैं। फिर पूना सार्वजनिक सभा आती है 2 अप्रैल 1870 को हुई थी। ये 2 अप्रैल जो है 1870 को हमें देखने को मिलती है।
तो इसकी जो स्थापना है वो किसने करी थी, वो एमजी रनाडे ने करी थी। किसने, एमजी रनाडे ने करी थी। और साथ में इनके कौन थे, जेवी जोशी थे। तो इसके बारे में जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है मई 1884 के अंदर होती है। कब होती है, मई 1884 के अंदर होती है। रामास्वामी मुदलियार जो है और पी आनंद चार्लू जो है वो ये इसके संस्थापक थे। रामास्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू इसके संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है, इंडियन एसोसिएशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्थापित करते हैं। कब करते थे, 1876 के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है वो कूट 1, 2, 4 और 3 हो जाता है। तो आपको इतनी डीप अप्रोच के साथ पढ़ना है, इतनी भी डीप नहीं है, 1 घंटे के अंदर हम लोग समाप्त कर देते हैं। तो बहुत बड़ा जो है वो संकट नहीं है, आपको वैसे ही जो है वो ये लेकर के चलना है। ठीक है भाई साहब। तो अब हम लोग जो हैं वो क्वेश्चन देखते हैं 37। निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को अपनी स्थापना वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको व्यवस्थित करना है, फिर से यहाँ सोसाइटीज दी गई है या फिर एसोसिएशंस दी गई है। बोला क्या गया है कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस महेंद्र लाल जी के द्वारा स्थापित की गई थी। किसने, महेंद्र लाल। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876 के अंदर ये स्थापित होती हुई हमें देखने को मिलती है। और फिर जो है सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जर्नल नॉलेज जो है ये हमें देखने को मिलती है 1838 के अंदर। ठीक है, 1838 के अंदर देखने को मिलती है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये 4th नंबर पे होती है इस क्रम में। और अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो 2nd नंबर पे आएगी, क्योंकि 1864 के अंदर ये हुई थी। सैयद अहमद खान जो है वो इसके संस्थापक होते हैं और मुस्लिमों के अंदर साइंटिफिक सोच को डेवलप करने के लिए वो ये व्यवस्था लागू करते हैं। तो आपको जो है क्या करना है, 2, 4, 1 और 3 कहाँ पे मिलेंगे आपके, 2, 4, 1 और 3 आपको डी में देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 38 है, यहाँ पे आपको सूत्र दिए गए हैं कुछ और उनका मिलान करना है आपको कि वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो ये भाई साहब हम लोग मिलान करते हैं। स्रोत सूत्र जो है आपका, स्रोत सूत्र को मिलान में करूं तो ये इसका मिलान होता है महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम। क्या बोला है कि महाबलिदान जो है उनको स्थापित कर जो है संपन्न करने के जो नियम है, तो मतलब 2 से मिलेगा ये। ठीक है, ग्रह सूत्र जो है इसको दिया गया, तो ये इसका मिलान जो अगर हम करेंगे, दैनिक जीवन से संबंधित समारोहों के लिए निर्देश देना जो है इसका मेन है। फिर क्वेश्चन अगर हम सी को देखते हैं तो सी में क्या बोला गया है, धर्म सूत्र, तो धार्मिक और लौकिक विधि एवं प्रशासन के बारे में बताएगा, नॉर्मल सी बात है। शुल्भ सूत्र जो है वो बलिवेदियों एवं अग्निवेदियों के माप तथा निर्माण संबंधी जो है वो इसमें हमें बताया गया है। ठीक है, तो ये आप अगर मिलान करोगे तो डी जो है इसका मिलान चिन्ह जो हमें कूट देखने को मिलेगा। आप जो है 39 के ऊपर आप जाएंगे तो 39 में क्या बोला गया है कि फिर से मिलान करने की व्यवस्था दी गई है। तो कौटिल्य का सबसे आसान अर्थशास्त्र से मिला दो और कोशिश करो कि ए का अगर 4 मिलता है तो हमारे ये 2 ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, तो डी का 2 कहाँ पे है, तो डी का 2 जो है ए में है। पर फिर भी हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे किसको पूरा सॉल्व करने की। भद्रवाह ने कल्पसूत्र लिखा था, कात्यायन ने जो समृद्धि लिखी थी। तो ये चीज़ जो है वो आपको आनी चाहिए। इस तरीके से भी एक तरीका होता है अपने क्वेश्चन को करने का। गीत गोविंद को किसने लिखा है, तो गीत गोविंद जो है वो हमें देखने को मिलता है कि वो लिखा था आपका जयदेव ने। ठीक है, किसने लिखा था, जयदेव ने लिखा था। और इस तरीके से हम ए का 4 अगर कहीं देखते हैं तो वो एक ही जगह पे है और हमारा आंसर मिल जाता है। फिर भी हम लोग इसको पूरा करेंगे, तो पूरा कैसे करेंगे, फिर प्रशिष्टि जो है, प्रशिष्टि परबन जो है वो ये प्रशिष्टि
प्रशिष्ट पर्वम जो है ये लिखा है आपका, किसने लिखा था? ये लिखा था हेमचंद्र जी ने, ठीक है, हेमचंद्र जी ने लिखा था। उसके पश्चात कथा सरित सागर किसने लिखा था? कथा सरित सागर जो है वो सोमदेव लिखते हैं। विक्रमांक देव चरित जो है ये किसने लिखा था? विल्हण ने लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी व्यवस्था जो है पूरी हुई। अब 41 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जाते हैं। जिनके शासनकाल में ये यात्री भारत दर्शन करने आए सुमेलित कीजिए। तो इब्न बतूता के बारे में हमने चर्चा करी, कहाँ से आया था? इब्न बतूता के बारे में अगर हमने चर्चा करी है पीछे, अगर आपको बताया हो तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, मोरक्को से काजी बना था यहाँ पे, ठीक है। थॉमस रे जो है ये कब आए थे? ये आए थे आपके जहांगीर के समय के अंदर। पीटर मुंडी जो है वो शाहजहां के काल में आए थे। वर्नियर औरंगजेब के कार्यकाल में आए थे। इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाता है। आपको हमेशा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा? मुगल सम्राटों से आएगा। कहाँ से आएगा? आपके जो है वो दक्षिण की जो सल्तनत थी, जो दक्षिण की जो सल्तनत थी, जिनमें से हम लोग जो है वो विजयनगर को समझते हैं, वहाँ से भी जो है वो उनके जो फॉरेन यात्री आए उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो वहाँ पे जो एक तो 5 अलग अलग जो है वो मुस्लिम डायनेस्ट जो राज्य रहे हैं, उनमें जो है वो जो फेमस थे उसमें जो है वो यात्री आए, उनके बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए, ताकि हम लोगों से कोई क्वेश्चन जो है वो छूटे ना, ठीक है। बहुत टफ नहीं होता है, आपको गिने चुने 15-20 फैक्ट याद करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ उपनाम दिए गए हैं, मतलब ये एक्चुअल नाम दिए गए हैं, और फिर जो है बाद में उनको किस नाम से जाना गया? जहीरुद्दीन को अकबर के नाम से जाना जाता था, जलालुद्दीन को बाबर के नाम से जाना जाता, तो दोनों सुमेलित है। तो ए और ए का एक के साथ जो है और 2 का 2 के साथ सिर्फ यहाँ सी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। परंतु हम नूरुद्दीन की अगर बात करते हैं तो नूरुद्दीन जो है वो जहांगीर को कहा गया था और आलमगीर जो औरंगजेब को कहा गया था। तो इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए? आपको जो है वो पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड के अनुसार किस तरीके से आप ना आते हुए क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। अगर आपको 2 फैक्ट आते हैं, आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना 75% हो जाती है, ठीक है। तो आप 2 तुक्का लगा सकते हैं, ओके। नहीं लगाना है, मतलब मैं बता रहा हूं कि अगर नहीं आए तो लगा सकते हैं, ओके। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि 43 के अंदर बोला गया है कि टीवी मैकॉले जो है, मैकॉले शिक्षा से संबंधित था, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। एलिजा एम्पी आपको पता है कि मुख्य न्यायाधीश बनी थी कैलकाटा के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट बना था उस समय। उसके पश्चात अगर आपको ए और सी सही मिलते हुए देखने को मिलते हैं, ए का जो है 3 देखने को मिलता है, 2 जगह है और 3 जगह है, ठीक है। और आपको सी का जो है वो अगर 4 देखने को मिलता है तो वो सिर्फ जो है वो 1 जगह देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। पर फिर भी हम जॉन शोर को अगर मिलाते हैं तो जॉन शोर आपके मिलते हैं स्थायी बंदोबस्त से। और फिर जो है एओ ह्यूम ने जो है कांग्रेस की स्थापना करी थी, ये भी आपको जो है वो पता हो तो भी आप आराम से क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 44 जो है आरसी दत्त ने कौन सी बुक लिखी है? आर जे मूर ने कौन सी लिखी है? AR देसाई ने कौन सी लिखी है? HJ ब्रूमफील्ड ने कौन सी लिखी है? इसको हम मिलान करते हैं तो आरसी दत्त ने आपको पता है इकोनॉमी से रिलेटेड बुक लिखी थी, तो यहाँ इकोनॉमी एक ही जगह है। तो अगर आपको ए का जो है वो 3 देखने को मिलता है यहाँ पे 3 जगह पे, तो आपका डी तो कट हो गया, ठीक है। फिर जो है आरजे मूर आपको पता है, तो आरजे मूर की जो कृति है वो है दी क्राइसिस ऑफ यूनिटी ऑफ इंडियन यूनिटी, जो ये इसका ए का जो बी का 4 है। फिर जो है सी का हम ए का जो है हमें 4 देखने को मिलता है। सी का AR देसाई ने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, AR देसाई ने लिखी है ये, ठीक है। HJ ब्रूमफील्ड ने एक कंप्लीट एलीट कॉन्फ्लिक्ट इन अ प्लूरल सोसाइटी जो है इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा, जो आपको जो है वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ मुश्किल है अगर आपने नहीं पढ़ा है। 45 जो है इसमें क्या बोला गया है कि आपको आंदोलन का भू क्षेत्र के साथ मिलान करना है। कहाँ पे हुआ? मतलब प्रति सरकार का जो मूवमेंट है ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। चासी मूल्या राज का जो मूवमेंट है ये आपको देखने को मिलेगा
आपके उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और उलगुलान जो है वो बेसिकली आपको बिहार के अंदर देखने को मिलेगा, पर ये झारखंड अगर ऑप्शन में आता है तो वहां पे भी आपको देखने को मिलता है। मुंडा विद्रोह जब होता है तो आपको उलगुलान मूवमेंट जो देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको निकनेम भी पता होने चाहिए इनके, ठीक है। ताम्रलिप्ति जातीय सरकार जो है ये बंगाल में हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 45 का। 46 का है नेता है और संगठन है, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है वो बहुत सारे और एग्जाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो एक ही बात होती है, कान पकड़ना ही बोलते हैं उसको। तो आपको जो है वो हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तरीका अलग होता है पूछने का, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वही रहती है। CR दास जो है इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। आपको पता है जब गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस लिया था उसके पश्चात 1923 के अंदर इन्होंने किसकी स्थापना कर दी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी, ठीक है, 1 जनवरी 1923 को। और साथ में कौन थे? साथ में थे इनके मोतीलाल नेहरू थे और दूसरे चित्तरंजन दास थे, ठीक है। इनका मतलब क्या था कि ये चुनावों के अंदर भाग लेंगे और वहां पे जो है वो ब्रिटिश सरकार को जो है वो चुनौती पेश करेंगे और कुछ सुधार करवाने की कोशिश जो है वो करेंगे, ठीक है। फिर जो है SN बनर्जी जो है, SN बनर्जी ने जो है वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 के अंदर करी थी। मैंने आपको लास्ट में ये पढ़ाया, इसी सीरीज के अंदर अभी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। AK फजलुल हक जो है, AK फजलुल हक जो है इन्होंने क्या जो है स्थापना करी थी? कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना करी थी। आपको पता होना चाहिए 1936 के अंदर ये की गई थी। कब? 1936, 1876, 1923 के अंदर ये, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा, GK गोखले, गांधी जी के गुरु, ठीक है। तो ये हुई थी 1870 के अंदर। तो ये आपको फिर से मिलान करना है, ये बैठेगा सही क्रम डी आपका। तो इस तरीके से आपको लेकर के चलना है। आगे आपको मैं बताऊं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको दिए जाते हैं। इसमें आपको सिर्फ पैसेज पढ़ना है ढंग से, फिर इनके आंसर करने हैं। 47 क्या बोलता है? हाउ डिड हेगल जो है ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन क्रिश्चियन स्कॉलर एंड सेक्युलर फिलोसफर। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? बाय एस्टैब्लिशिंग, यहाँ से निकलेगा ये, ठीक है। बाय एस्टैब्लिशिंग न्यू पैराडिज्म दैट स्वेप्ट थ्रू एकेडमिया। तो ये ही इसका जो आंसर है वो होगा, अगर आपने इसको पढ़ा है ढंग से, ठीक है। प्रोवाइडेड इनफ गॉड टू सेटिस्फाई लिबरल क्रिश्चियन एंड एम्फसाइजेस ऑन द रीजन दैट अपीज द रैशनलिस्ट, ठीक है। हम लोग जो है वो इंग्लिश में ही डिस्कस करने लग पड़े, कोई बात नहीं। आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। पर बहुत सारे जो है बच्चे हैं जो मुख्यतः हमारा चैनल हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो उनको ध्यान में रख के ये हमें डिस्कस करना है। तो इसका जो आंसर है वो ए ना होकर के बी रहेगा। क्या रहेगा? बी रहेगा। उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व का पर्याप्त रूप से समावेश तथा तर्क पर जोर दिया, जिससे बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया जा सके। ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और 48 का जो है, हेगल के समय में किन 2 अध्ययनों पर इतिहास लेखन सीमित था और उनसे वे संतुष्ट नहीं था। 48 का जो आंसर है वो रहेगा आपका राजनीतिक आत्मकथा कृतियों तक सीमित था। उनका मतलब क्या था? संतुष्ट नहीं था, क्योंकि राजनीतिक और आत्मकथा कृतियों तक ही सीमित था। उस समय का जो लेखन था धर्मनिरपेक्ष होता तो वो बिल्कुल नहीं बोलते, ईसाई इतिहास तक होता तब भी शायद वो इतना ज़्यादा बवाल नहीं करते, है ना। 49 का जो है क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर हेगल ने इतिहास लेखन पर जोर दिया? मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया, तो उसका आंसर है सामाजिक इतिहास, ठीक है। हेगल के शब्दों में बहुधा वास्तविक तथा प्रदर्शित प्रयोजन में भिन्नता है, किंतु इनको समझने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? 50 की। तो ये है आपका स्रोत सामग्रियों का अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन जो है इसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसकी आवश्यकता क्या होती है, इसको करने के पीछे हमारा रीजन क्या होता है, तो आपको पता है कि हम लोगों ने जो है वो इसलिए डिस्कस करा है ताकि आप इस तरह से पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक बड़े स्तर पर जो है वो एनालिसिस करते हुए इन 50 क्वेश्चनों को करें। मेरी गारंटी है कि ये गारंटी इतनी है कि आपने सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं करे हैं, इसमें आप लगभग जो है
वो 500 तथ्य प्राप्त कर चुके हैं और 500 फैक्ट अगर आपके क्लियर हुए हैं, कम से कम हम लोगों ने जो है वो 100 कंसेप्ट क्लियर करने की भी जो है वो कोशिश करी है। तो इस तरीके से आपको एक जो है पेपर के अंदर इतनी सारी चीजें समझने और देखने को मिली, वो आमतौर पर जो आप नॉर्मल किसी बुक से पढ़ते हैं या फिर जो है किसी और माध्यम को फॉलो करते हुए देखते हैं तो उतनी गहनता के साथ आप नहीं कर पाते हैं। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। बोझ उठाने में गधा भी सबसे तेज जो है सबसे ज़्यादा बोझ गधा उठाता है, परंतु हमेशा जो है वो उसको वैसी वाली जो है वो स्थान नहीं जो है समाज में मिल पाता है। ठीक है, तो आपको बोझा उठाने वाला नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? ठीक है, एक शातिर और चालाक इंसान बनते हुए अपनी सफलता को अचीव करना है और जल्द से जल्द जो है वो क्या करना है? मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।